नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो विधानसभा या लोकसभा चुनाव के पहले टिकट वितरण को लेकर, टिकट बंटवारे को लेकर अक्सर पार्टियों के बीच घमासान मचता ही रहता है। लेकिन अब राज्यसभा चुनाव में भी यही आलम देखने को मिल रहा है। जी हां, 10 जून को यानी कि अब से ठीक 12 दिन बाद राज्यसभा के चुनाव होने हैं 57 सीटों पर। और 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए बीजेपी और कांग्रेस जैसे बड़े दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिस पर इस वक्त सियासत में हंगामा मचा हुआ है। इन नामों को लेकर अंदाज लगाया जा सकता है कि इनसे शायद 2024 के लोकसभा चुनावों को किस तरह साधा जा सकता है। बीजेपी इस वक्त देश में सबसे मजबूत स्थिति में है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। कई राज्यों में राज कर रही है बीजेपी और साथ साथ देश पर तो राज कर ही रही है पिछले 8 साल से। फिर भी उसने जिस तरह उम्मीदवार तय किए हैं उस पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के पास सत्ता के केवल 2 राज्य हैं और दोनों ही राज्यों में अगले साल चुनाव हैं, यानी छत्तीसगढ़ और राजस्थान। और यहां से जिन उम्मीदवारों को उतारा गया है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी ने यूपी से अपने पुराने नेताओं को वफादारी का इनाम दिया है, जैसे आदित्यनाथ योगी के लिए सीट छोड़ने वाले राधा मोहन दास अग्रवाल और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी राज्यसभा में जाएंगे। लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी का पत्ता काट दिया गया है, जो बीजेपी पर लगे मुस्लिम विरोधी ठप्पे को और पुख्ता करता है। नकवी केंद्रीय मंत्री भी हैं, लेकिन अब वो राज्यसभा में नहीं जाएंगे तो उनके मंत्री पद का क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। फिर तो वो मंत्री नहीं रहेंगे। एक बात और भी है कि इस वक्त इन लोगों के जो कार्यकाल हैं उससे पहले चुनाव करवाया जा रहा है। और ये चुनाव इसलिए क्योंकि जून के आखिर और जुलाई में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। उससे पहले जितने भी ऐसे पद, खाली पद हैं राज्यसभा के, वो भर जाने चाहिए। ये संवैधानिक दायित्व है और उसका निर्वहन चुनाव आयोग कर रहा है। कुछ ऐसे ही सवाल कांग्रेस के फैसले पर भी उठ रहे हैं दोस्तों कि पवन खेड़ा को टिकट क्यों नहीं दी गई है, जबकि पवन खेड़ा हमेशा तथ्यों और तर्कों के साथ मीडिया या सोशल मीडिया पर कांग्रेस के पक्ष में बातें करते रहते हैं और वो कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। पवन खेड़ा ने आज बहुत दुख के साथ ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि तपस्या में कहीं कोई कमी रह गई। बस इतना ही लिखा है और इससे समझ में आता है कि वो चाहते क्या थे। वो राज्यसभा जाना चाहते थे और उनको राज्यसभा का टिकट नहीं दिया गया। तपस्या और उसके फल का यही सवाल शायद जेडीयू के आरसीपी सिंह के मन में भी आया होगा, लेकिन आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार के सामने सीधे नाराजगी जाहिर कर दी है। आप जानते ही हैं कि आरसीपी सिंह भी मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं और अब वो मंत्री नहीं रहेंगे तो जेडीयू से एक भी मंत्री, जेडीयू कोटे से एक भी मंत्री केंद्र में नहीं होगा। अपना टिकट कटने से नाराज आरसीपी सिंह ने क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार को लेकर के, ये भी सुनेंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको बताते चलूं कि उन्होंने नीतीश कुमार की तरफ इशारा करते हुए ये कहा है कि बीजेपी ने अपने आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल में बुला लिया, यही बहुत बड़ी बात है। यानी कि बीजेपी ने जेडीयू के किसी नेता को केंद्रीय मंत्रिमंडल में बुला लिया, ये बहुत बड़ी बात है। ये उनकी उदारता है, यानी कि ये आरसीपी कह रहे हैं जेडीयू के लिए। तो इस तरह के बहुत से बयान, बहुत सी हलचलें आज दिन भर देखने को मिली हैं। तो किस तरह का सियासी हंगामा राज्यसभा चुनावों को लेकर मचा है और इसके 2024 के चुनाव पर क्या असर पड़ेंगे और उससे पहले राष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति चुनाव पर क्या असर पड़ेंगे, इन तमाम चीजों को देखेंगे। और क्या आने वाले समय में हम केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार भी देखेंगे, क्या परिवर्तन भी देखेंगे, क्योंकि जब मुख्तार अब्बास नकवी केंद्रीय मंत्रिमंडल में तभी रहेंगे जब वो संसद के किसी भी, यानी कि निचला सदन या ऊपर वाला जो सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों में से किसी एक सदन का कोई मेंबर अगर हो तभी वो पहुंच सकता है, वो मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकता है। क्या वो पहुंचेंगे? और इसी तरह आरसीपी सिंह के साथ भी है। और इधर बीजेपी की बात करें तो कांग्रेस में भी बहुत उथल पुथल है। कांग्रेस में भी बहुत सारे सवाल हैं कि छत्तीसगढ़ से जिन 2 नामों को भेजा गया है वो छत्तीसगढ़ से ना हो करके कहीं और से है, और ऐसे ही महाराष्ट्र में, ऐसे ही राजस्थान में, और इन सब के बीच कांग्रेस के अंदर खाने में भी घमासान मचा हुआ है।
आइए इन तमाम बातों पर चर्चा करें और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करवाऊं। सबसे पहले हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी इस वक्त मौजूद हैं। राकेश अचल जी सीधे जुड़े हुए हैं ग्वालियर से हमारे साथ। राकेश अचल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। आपका स्वागत करता हूं राकेश अचल जी। साथ में प्रेम कुमार जी हैं, यहीं दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और मुंबई से जुड़ी हुई हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट मीनू जैन जी, आपका स्वागत करता हूं मीनू जी। और साथ में हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी भी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु जी का भी स्वागत है। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्वागत आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी जो अब तक जुड़ चुके हैं। दिल्ली में मौसम खराब है। कुछ देर पहले 100 से ज्यादा तेज गति से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहां आंधी आई है। बहुत सारे पेड़ जो हैं वो उड़ गए हैं, टूट गए हैं। कुछ भाजपा नेताओं के कार के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर, तो कुछ और नेताओं के गाड़ियों के ऊपर भी दिल्ली से ऐसी खबरें आ रही हैं। तो गाड़ियां भाजपा नेताओं की ज्यादा हैं तो इसलिए उनके ऊपर ज्यादा गिरी हैं, लेकिन साथ साथ स्विगी और जोमेटो टाइप की जो कंपनियां हैं जो खाना पानी ये सब पहुंचाती हैं वो भी अभी बंद हैं, उनकी सर्विस भी नहीं है। तो जो लोग दिल्ली आसपास एनसीआर में हैं उनके लिए दुखद खबर है, लेकिन थोड़ी सी ठंडक है मौसम में। बाहर निकल के देखेंगे, हालांकि मैं जहां बैठा हुआ हूं बिजली नहीं है और मुझे ऐसे बैठना पड़ा, पसीना भी आ रहा है, मतलब कि गर्मी है। और इस गर्मी के बीच जो घमासान जो गर्मी है राज्यसभा में, वो सब आप सब अच्छी तरह से समझते हैं। उस गर्मी की तरफ बढ़े हम, और बढ़ते हुए सबसे पहले देखना चाहते हैं क्या कुछ सफाई दे रहे हैं। सीधे चले बिहार से ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। और बिहार होते हुए छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र सब तरफ चलेंगे, कर्नाटक भी जाएंगे। और क्या कुछ चल रहा है खासकर कांग्रेस के अंदर खाने में। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हमारे साथी प्रेम कुमार जी कह रहे थे आज मैं कांग्रेस को नहीं छोड़ूंगा, तो मैं सुनना भी चाहता हूं कि प्रेम कुमार जी आज क्या कुछ बोलने वाले हैं। और साथ में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में मीनू जैन जी बैठी हुई हैं, उनके बयान, उनके तर्क भी सुनेंगे हम। और 2 और वरिष्ठ साथी अमलेंदु उपाध्याय जी और राकेश अचल जी ये भी अपने विचार रखेंगे। और तमाम आप साथी दोस्त शुभचिंतक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सब अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। देखिए, आप सब सोच रहे होंगे कि राज्यसभा का चुनाव एक छोटा मोटा चुनाव होता है, इस पर क्या चर्चा। बहुत गंभीर चुनाव है, और बहुत गंभीर इसलिए क्योंकि अभी से ही 2024 का दरवाजा खुलने वाला है। बहुत सारे तिकड़मे हैं और इन सब के बीच क्या कुछ गणित चलने वाला है, होने वाला है 2024 में, वो सब इसी राज्यसभा चुनाव 57 सीटें जो 10 जून को है उससे निकल के आने वाली हैं। ये तमाम खबरें, तमाम बातें अगले 1 घंटे में हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन जब चलते हैं बिहार, और बिहार में नीतीश कुमार क्या कुछ सफाई दे रहे हैं आरसीपी सिंह को टिकट न दे करके, और झारखंड से अपने एक और साथी को उनकी जगह पर रिप्लेस करके क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं जरा। तो आप जानते ही हैं कि पार्टी अध्यक्ष ने भी अपनी पूरी बात कहा था, इसलिए यहाँ कोई किसी चीज को लेकर के मतभेद नहीं। हम लोगों की इच्छा हुई कि नहीं, एकदम झारखंड से और चूंकि काफी काम हो रहा है और ये पुराने साथी हैं और ऐसे व्यक्ति को भी, बगल के राज्य वाले को भी एक मौका देना जरूरी है, तो इसीलिए सब चीज सोच करके किया गया है। लोगों को बड़ी खुशी है, मतलब सबको खुशी है, किसी को किसी बात के लिए एतराज नहीं। और उन्होंने खुद भी आज आरसीपी सिंह ने खुद भी बात किया, तो कोई एतराज वगैरह की बात नहीं है। तो क्या आरसीपी सिंह अब राज्यसभा के सदस्य नहीं रहेंगे तो उनको इस्तीफा कर देना चाहिए? क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री कहेंगे, नेता कहेंगे तो वो इस्तीफा दे देंगे। नहीं, तो अभी तो टेनियर है ना, ये तो चुनाव समय के पहले में हो रहा है। वो तो जब तक समय है तब तक के लिए तो है ही ना, वो अभी तुरंत इस्तीफा देने का क्या मतलब? तो बिल्कुल समय होता है उसके लिए, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं। में क्या लगता है उनको कुछ जगह दी जाएगी भूमिका पार्टी में? अब देखते हैं कितना मंत्री बनेगा। सब लोगों को जिम्मेदारी दिए गए, वो सब आगे की चीज, वो अभी की चीज नहीं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मांगेंगे क्या? अभी सब तो आगे की चीज है, और कोई जरूरत है किस चीज को मांगने की?
वो सब तो अपने आप परिस्थिति पर क्लियर आपको होता रहेगा। नहीं, पिछली बार मुख्यमंत्री जी आप मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए, जब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो प्रोपोर्शन जो आपको मिलना चाहिए था, पहले वाला बात और अब वाला बात काहे के लिए कर रहे हैं? तो क्या पीएम के सवाल उन्होंने कहा कि यही परेशानी है, हम लोग क्षेत्रीय पार्टी है, पार्टी पूरे तौर पर साथ है, कोई दिक्कत भी नहीं है, चिंता मत करिए। तो नीतीश कुमार थोड़ा सा सहमे हुए, डरे हुए, घबराए हुए नजर आ रहे हैं साफ अगर उनकी बातों से देखें तो, क्योंकि एक कद्दावर नेता, उनके ही साथी आरसीपी, वो हमलावर हैं नीतीश कुमार पर, क्योंकि उनको राज्यसभा दोबारा नहीं भेजा जा रहा है। और कह रहे हैं आरसीपी कि आरसीपी सिंह जो पूर्व नौकरशाह रह चुके हैं और केंद्र में मंत्री हैं और जेडीयू कोटे से बिहार से हैं, लेकिन अब जेडीयू से शायद उनका नाता टूटने वाला है, क्योंकि आप सबने देखा कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया के बायो से नीतीश कुमार की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव, अगर आप लोग जाएंगे उनके ट्विटर हैंडल पर तो वहां देखेंगे कि उन्होंने बायो में लगा रखा है। और वही बात यहां कहते हुए भी नजर आ रहे थे, जिस प्रकार कह रहे हैं कि आप ये भला मानिए या आपको मोदी जी और बीजेपी की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने आपको एक मौका दिया, यानी कि आपकी पार्टी को मौका दिया और उस पार्टी ने आपको यानी नीतीश कुमार की जगह आरसीपी को भेजा है। खैर, बहुत सारी बातें अब जरा सुन लेते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं आरसीपी सिंह ये, और उनकी बातें सुनने के बाद फिर सीधे आगे बढ़ेंगे। हमारे तमाम साथी यहां जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। आरसीपी होते हुए कांग्रेस पे आना जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर खाने में ज्यादा घमासान है। ये भी समझने की कोशिश करेंगे आखिर क्यों कहना पड़ा पवन खेड़ा को कि शायद मेरी तपस्या में ही कमी रह गई। लेकिन मौका अभी बाकी है, 2 सीटें अभी और हैं, शायद इस तपस्या का फल वहां मिल जाए। नगमा जी भी परेशान हैं, आप सब जानते हैं, इन सब पर चर्चा होगी और मीनू जी बताएंगी और खुल करके। लेकिन पहले सुनते हैं आरसीपी क्या कुछ कह रहे हैं। नीतीश कुमार जी को आप प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में किस तौर पर देखते हैं? देखिए, ये दिक्कत यहीं पर आती है, जरा समझिए, जरा इस बात को समझना बहुत जरूरी है। दिक्कत यहीं पर आती है लोगों को, समस्या यहीं पर है कि जो लोग भी, आप जरा सोचिए, प्रधानमंत्री ने कितना चाहिए सीट जी? 273 चाहिए एमपी। हमारी कहां पर पार्टी है जी? बिहार में। हम मैक्सिमम जीते हैं कितना? 20, अभी यानी 16। 303 है उनका। उनको क्या आवश्यकता है किसी को बनाने की? लेकिन वो तो उनकी सदा सहता है और उदारता है। नीतीश जी गलत बोले 2019 अरे हम जो भी बोले, मैं बता रहा हूं, मैं नाम किसी का नहीं लेता हूं, लेकिन मैं बात बता रहा हूं कि ये स्वीकार करना पड़ेगा कि 2019 में 303 था और जिस समय ये लोग थे उसमें कितना था? 181 था। आप प्रोपोर्शनल प्रेजेंटेशन कर दीजिएगा, आपको बुला लिया, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये अलग गणित समझा रहे हैं यहाँ आरसीपी सिंह साहब, और परेशान तो हैं ही, वो साफ समझ में आ रहा है, चेहरे को देख करके लग रहा है। क्या कुछ कहेंगे प्रेम कुमार जी? यहीं से शुरुआत करते हैं, बिहार, और बिहार में आरसीपी सिंह बनाम नीतीश कुमार, और आरसीपी के एक विकल्प के रूप में झारखंड से लेकर के आते हैं नीतीश कुमार खीरू महतो को, जो झारखंड में इनकी पार्टी की कमान संभाले हुए हैं। और अभी थोड़ी देर पहले देख भी रहे थे कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मौका उनको भी देना चाहिए, लेकिन ये जो मौका नौकरशाह साहब जो हैं, आईएएस साहब, पूर्व आईएएस, इनको मौका नहीं देने से वो काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। यहीं से शुरुआत करते हैं, फिर चलेंगे आगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे प्रेम कुमार जी बीजेपी की तरफ भी और उसके आगे बढ़ेंगे तो कांग्रेस की तरफ भी। लेकिन क्या आगे आने वाले समय में घमासान देखने को मिलेगा बिहार की राजनीति में, जेडीयू में? बिल्कुल राजीव जी, बिहार की राजनीति घमासान की ओर ही है। और 2 बड़े नेताओं की जो बाइट आपने सुनाई, रामचंद्र प्रसाद सिंह, आरसीपी सिंह, कह रहे हैं कि वो जो मंत्री बने हैं वो इशारों में कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी की कृपा से नहीं, हम अपने बूते, अपने लाइनअप से, और जो कि उन्होंने कहा कि बीजेपी की सदाशयता से, और उस सदाशयता को हासिल उन्होंने खुद किया है, ये संकेत दे रहे हैं। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि जितना टर्म है उतना तक तो वो रहेंगे ही मंत्री,
यानी उसके बाद तो उनको छोड़ना ही पड़ेगा, उसका दूसरा मतलब ये है। इस्तीफा मत दीजिए लेकिन जाना तो आपको है ही। तो दोनों ने अपने एक दूसरे के खिलाफ बिना नाम लिए हुए अधिकतम जो बोला जा सकता है वो बोल दिया है। अब ये राज्यसभा के लिए उनका चुनाव नाम सिलेक्शन नहीं होना सबसे, ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। ये जब आरसीपी सिंह चुने गए, मंत्री बने और नीतीश जी की मर्जी लिए बगैर बन गए, नाम आ गई लेकिन नीतीश जी कुछ कर नहीं सकते थे, तो वैसी स्थिति में अंदर खाने सियासत स्ट्रांग हो रही थी। हर नीतिगत मसले पर, सीए एनआरसी का मसला हो या दूसरा जनगणना वाला मसला हो, हर समय पर आरसीपी सिंह का जो स्टेटमेंट होता था वो प्रो बीजेपी रहता था और जेडीयू के स्टैंड के खिलाफ होता था। तो ये स्पष्ट है कि आरसीपी ने अपनी लाइन चुन ली। अब बीजेपी अंदर खाने जो चर्चा है, बीजेपी इनको उप मुख्यमंत्री के रूप में आगे देख रही है अगर कर रहती है, ताकि नीतीश कुमार जबरन कोई ऐसा कदम उठाए जिससे कि ये घमासान जो है और बढ़ेगा। तो ये अब गठबंधन ठहरने वाला नहीं है। इस राज्यसभा चुनाव में जो उम्मीदवार तय करने से तय हो गया है। दूसरी बात यह है कि खीरू महतो को चुना जाना, यानी कोयरी कुर्मी कॉम्बिनेशन लेकर के नीतीश कुमार चल रहे हैं और नीतीश जी जिस समुदाय से आते हैं उसी समुदाय से आरसीपी भी आते हैं, लेकिन उसमें भी अवधिया और गैर अवधिया करके दो पार्ट है। तो नीतीश जी जिस हिस्से में है उसका उल्टा आरसीपी जी है। तो बीजेपी को उम्मीद है कि हम कोयरी कुर्मी में हम घुसपैठ करेंगे आरसीपी के माध्यम से और जेडीयू को कमजोर करेंगे। इस रणनीति से बीजेपी आरसीपी का इस्तेमाल कर रही है और नीतीश कुमार जब अपने वजूद पर खतरा देख रहे हैं तो वो बहुत पहले से उन्होंने संकेत दे दिया है, लगातार तेजस्वी से मिलना, इफ्तार पार्टी करना, और वो सारे संकेत वो तय हैं। ये दोनों अलग हो रहे हैं। टाइमिंग का खेला है कि राजनीति में कौन सी टाइमिंग अपनाई जाए जिससे हमें अधिकतम फायदा हो और अपोनेंट को अधिकतम नुकसान हो, ये देखने की बात है। राजनीति बिहार में करवट ले चुकी है जी, बिहार में करवट ले चुकी है, लेकिन राजनीति के अंदर खाने में क्या कुछ और चल रहा है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। एक तरफ बिहार हम देख रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार धनंजय कुमार जी। धनंजय जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और हम चर्चा राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी हंगामा कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं, और ये सियासी हंगामा क्यों मचा हुआ है उसी पर चर्चा कर रहे हैं धनंजय जी। और चर्चा में बात की शुरुआत हमने बिहार से की है। बिहार में नीतीश कुमार बनाम आरसीपी सिंह का पत्ता कट गया। पहले शुरुआत में मैं बोल भी रहा था कि विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, इन चुनावों में टिकट की दावेदारी को लेकर के जैसे घमासान मचता है वैसे ही घमासान यहां हम लोग देख रहे हैं, ठीक उसी तरह का घमासान। और उसमें अब बहुत कुछ साफ हो चुका है। कांग्रेस 10 प्रत्याशियों की टिकट घोषित कर चुकी है, उसी ढंग से बीजेपी है, उसी ढंग से जेडीयू है और दूसरे दल भी जहां जिसकी जितनी ताकत है उस हिसाब से। लेकिन इन तीन दलों की बात हम यहां कर रहे हैं, कांग्रेस, बीजेपी और जेडीयू की। जेडीयू में आरसीपी सिंह बनाम नीतीश कुमार, तो दूसरी तरफ इधर हम बीजेपी में भी देख रहे हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी को टिकट न दे करके क्या बीजेपी जो मैसेज, जो पैगाम देना चाहती है कि अल्पसंख्यकों के लिए हमारे यहां उतनी जगह नहीं है, उतनी वर्ड में कोटेड यूज कर रहा हूं क्योंकि अभी भी कुछ लोग हैं जो उनके यहां हैं, जैसे उसी बिहार से सैयद शाहनवाज हुसैन हैं और इधर यूपी से भी हैं दानिश और ऐसे कुछ एक और भी हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन सब से इतर कांग्रेस जो कुछ कर रही है, आज सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस की रही है। आना चाहूंगा सीधे राकेश अचल जी आपके पास में। कांग्रेस की चर्चा सबसे ज्यादा इसलिए क्योंकि कांग्रेस में बहुत उथल पुथल है। उत्तर प्रदेश का एक नया नवेला नेता महाराष्ट्र से टिकट लेता है। महाराष्ट्र से टिकट का मतलब है कि महाराष्ट्र कोटे से राज्यसभा के लिए नाम की घोषणा होती है। ये हैं इमरान प्रताप गढ़ी। उसी तरह रंजीता रंजन या रंजीत रंजन कहें, जो पप्पू यादव की पत्नी हैं, उनको टिकट दिया जाता है छत्तीसगढ़ से। और राजीव शुक्ला का नाम आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, उनको भी छत्तीसगढ़ से, जबकि छत्तीसगढ़ का कोई नहीं। इसी तरह राजस्थान से 3 लोगों को दिया जाता है टिकट, लेकिन
वहां पवन खेड़ा नहीं, जो कहते हैं कि शायद तपस्या में ही कमी रह गई। ऐसे और भी लोग हैं। तो इन सब के बीच चर्चा ये कि कांग्रेस ने अपने यहाँ अपने अंदर खाने को ही ठीक करने के लिए, उसमें जो भी परेशानी है उसको दुरुस्त करने की जगह अपने यहाँ ही उथल पुथल करने में कांग्रेस जिस प्रकार लगी हुई है, तो वो विपक्ष की, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका कैसे निभाएगी। और इसी सवाल के साथ आपके पास भी आना चाहूंगा कि इस 10 टिकट में जिस प्रकार की बातें चल रही हैं कांग्रेस को लेकर के, राकेश अचल जी, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है। फिर आगे बढ़ेंगे और हमारे तमाम साथी अपनी अपनी बातें रखेंगे, क्योंकि कांग्रेस की चर्चा इसलिए क्योंकि सबसे मजबूत विपक्ष के रूप में और एक कहें तो देश पर आने वाले समय में राज करने के लिए एक कोई पार्टी जो वैकल्पिक पार्टी तैयार हो सकती है, उसके रूप में अगर कांग्रेस को लोग देखते हैं तो कांग्रेस के अंदर खाने में क्या कुछ चल रहा है उस पर चर्चा होनी चाहिए, और वही चर्चा यहां हम करने जा रहे हैं। राकेश अचल जी, क्या कुछ कहेंगे। राजीव जी, जैसा कि अभी हमारे साथी प्रेम जी ने कहा, वो हालांकि उन्होंने सिर्फ बिहार के संदर्भ में अपनी बात रखी, लेकिन कांग्रेस की जब हम बात करते हैं तो कांग्रेस के लिए दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। नंबर एक तो वो देश का एकमात्र राजनीतिक विकल्प है आज की स्थिति में। दूसरी ये है कि उसके सामने एक अनार 100 बीमार की स्थिति है। पूरा संगठन, पूरी पार्टी संक्रमण के दौर से गुजर रही है। ऐसे में किसको रखा जाए, किसको बाहर किया जाए, एक तीर से कई निशाने कांग्रेस नेतृत्व को साधने हैं, और उसने ऐसा किया भी है। राज्यसभा में नैतिकता का कोई तकाजा नहीं होता कि कौन किस प्रदेश का रहने वाला है और उसको किस राज्य से वहां के लिए नामांकित किया जाए। माननीय डॉक्टर हमारे मनमोहन सिंह जी असम से राज्यसभा जाते थे, तो ऐसे ये विसंगतियां, इस पे गौर करने की जरूरत नहीं है। इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा में भेजना था, ये पहले से तय हो गया था। प्रियंका गांधी की वो पसंद है, तो उस पर मोहर लगनी थी, तो उन्हें तो चाहे राजस्थान से भेजते, चाहे छत्तीसगढ़ से भेजते, कहीं से भी भेजना ही था। तो जिसको जहां से भेजना है ये कांग्रेस ने पहले से तय कर रखा था, इसमें कोई विवाद नहीं है। किसको नहीं है भेजना है ये भी पहले से तय कर रखा था। आप खेड़ा जी की बात कर रहे हैं, तो खेड़ा जी अपने राजनीतिक जीवन में कांग्रेस से जितना ज्यादा मिल सकता था उतना हासिल कर चुके हैं। अब वो अपनी तपस्या में कमी की बात कह के अपने मन को समझा रहे हैं। एक लगता है कि ये बिल्कुल जो दौर है कांग्रेस के सामने, इसमें तब्दीलियां होनी ही चाहिए थी और हो रही हैं। जिन लोगों को हटाया गया है या जिन्हें अनदेखी की गई है, जैसे बहुत से लोग हैरान है कि गुलाम नबी आजाद की कोई चर्चा ही नहीं हुई, उनको तो सोचा ही नहीं गया। अब पूरी उम्र आप बिना चुनाव लड़े राज्यसभा लड़े, पूरा राजनीतिक जीवन बिता देते हैं और आखिरी में कांग्रेस को के नेतृत्व, मौजूदा नेतृत्व को जब आप आंख दिखाते हैं तो कौन आपको राज्यसभा में भेजेगा। तो ये सारी चीजें हैं जिसको आप, जैसे रणदीप सुरजेवाला है, वो हरियाणा के हैं या पंजाब, दोनों राज्यों के बीच में है, उनको राजस्थान से भेजना पड़ रहा है क्योंकि उनकी जरूरत है। राजस्थान में जब पिछले 2 सालों में नेतृत्व का संकट चल रहा था तो वहां के प्रभारी के नाते उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और बड़े संयम से पार्टी नेतृत्व और असंतुष्टों के बीच में एक सेतु का काम किया है। हालांकि ये काम पार्टी हाईकमान खुद कर सकती है, लेकिन जो लोग जिस काम के लायक हैं उसको कांग्रेस ने पहचान लिया है और उसमें नई पीढ़ी से, जैसे मुकुल वासनिक है, अब प्रमोद तिवारी उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत बहुत पतली है, विधानसभा के चुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं प्रमोद तिवारी को इस्तेमाल करना था और ये सबसे अच्छा मौका था कि अगले 6 साल के लिए प्रमोद तिवारी राजस्थान राज्यसभा में बैठकर कांग्रेस का पक्ष नजर रखेंगे। एक बहुत अच्छे वक्ता है, अनुभवी नेता है, तो उनके चुनाव को लेकर उंगलियां नहीं उठाई जानी चाहिए। अब सवाल ये है कि थक चना बाजे घना वाली बात है, कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो टिकट को लेकर के और प्रत्याशी बनाने को लेकर के हंगामा होना था, हो रहा है और आप देखेंगे कि अगले 24 घंटे में ये आवाजें जो भुने हुए चने की होती हैं और तेजी से आपको सुनने को मिलेगी। राजीव जी,
अगले 24 घंटे में यानी आने वाले समय में बहुत और भी तेजी से और भी बहुत सारी बातें सुनने को मिलेंगी, लेकिन क्या कांग्रेस अब नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने की तरफ बढ़ रही है और क्या कांग्रेस इससे 2024 की तैयारियों पर जुट गई है? ये बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों के साथ थोड़ा सा आना चाहूंगा पहले मीनू जी आपके पास, फिर धनंजय जी और अमलेंदु जी और प्रेम कुमार जी आप सबके पास भी बारी बारी से कि कांग्रेस की रणनीति आखिर क्या है, ये जरा समझना जरूरी है। जो कुछ आज दिन भर मीडिया में, सोशल मीडिया में चलता रहा, खासकर बीजेपी की चर्चा कम और कांग्रेस की चर्चा ज्यादा, और कांग्रेस की चर्चा ऐसे भी जहां डूबने वाली बात होती है तो डुबा डालो, मरे हुए को 2 लात और मार डालो, और वही स्थिति वहां देखने को मिलती है। मैं माफ करें, ये कांग्रेस के लिए नहीं कह रहा हूं, ये ओवरऑल ऐसी प्रवृत्ति रहती है। लेकिन ऐसी प्रवृत्ति में मीडिया का रोल भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि दूध का दूध और पानी का पानी सामने रखे, समझे समझाए कि आखिर देश में चल क्या रहा है। बीजेपी की तरफ से मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यसभा में नहीं भेजना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है कि अल्पसंख्यकों के प्रति बीजेपी की क्या भूमिका रही है और आने वाले समय में क्या होने वाली है। जिस प्रकार मंदिर और मस्जिद को लेकर के यहाँ विवाद खड़ा किया जा रहा है, और वैसे में अगर चर्चा कांग्रेस की हो रही है आज, तो बात जरूर यानी दाल में काला कुछ है और मीडिया का बहुत बड़ा वर्ग इसमें लगा हुआ है। खैर, ये एक मेरा मंतव्य है जो मैं अपनी बीच बीच में रखता रहता हूं। आप लोग खुले हैं, आप अपने विचार रखें। मीनू जी, क्या कुछ कहेंगी आप? देखिए, जैसा अभी राकेश अचल जी ने कहा कि एक अनार 100 बीमार, तो कांग्रेस के लिए ये सबसे बड़ी मुसीबत है कि ऑलरेडी पार्टी सिमटता जा रहा है जनाधार और सीटों की संख्या कम होती जा रही है। तो राज्यसभा में भेजने के लिए अभी टोटल 12 सीट है उनके ऊपर, और उसके जो चाहने वाले हैं वो एक लंबी कतार लगी हुई है। उसमें सामंजस्य बैठाना वाकई बहुत मुश्किल काम है। इसमें कि राज्यसभा को कहा गया कि भाई राज्यसभा का रचना ही इसीलिए की गई थी कि जो राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक विषयों के धुरंधर हैं, जो सामान्य इलेक्शन, लोकसभा सिलेक्शन लड़के नहीं आते हैं, चुनने की संभावना नहीं है जिनकी, लेकिन जिनकी इन विषयों पे महत्व रखती है, तो ऐसे लोगों को पार्टियां राज्यसभा से भेजे, और ये होता भी रहा है। पहले तो ऐसे ही था कि वेटरन्स होते थे राज्यसभा में, अधिकतर विषय के ज्ञाता, किसी न किसी विषय के ज्ञाता, लेकिन अब वो क्राइटेरिया नहीं रह गया है। अब तो बताते हैं कि करोड़ों रुपया दे के भेजे जाते लोग राज्यसभा में, 100 करोड़ तक की बात सुनने में आई कि 2 सांसद राज्यसभा में भेजे गए। तो कांग्रेस में जो अब ये सामंजस्य बिठाने वाली बात है, जिसमें अभी आप मुख्तार अब्बास नकवी की बड़े प्रोमिनेंटली चर्चा हो रही है, तो डेफिनेटली बीजेपी ने अपना दिखा दिया कि अंतिम मोहर लगा दी। अभी तक जो नाम मात्र के लिए रखे हुए थे मुख्तार अब्बास नकवी, एक चेहरा थे, मुखौटा थे कि भाई चलिए हम मुसलमान भी देखिए बीजेपी में है, वो उन्होंने हटा दिया। लेकिन इसके विपरीत कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी को महाराष्ट्र से भेजा है, जबकि इमरान प्रतापगढ़ी, ये एक चर्चा का विषय है कि भाई कांग्रेस ने क्यों भेजा। तो देखिए, कांग्रेस की ये जो चिंतन शिविर में जो बार बार कांग्रेस ने ये कहा था कि भाई हम SC ST और जो अल्पसंख्यक वर्ग है और महिलाओं के लिए हम विशेष प्रावधान संगठन में भी करेंगे और पार्टी पॉलिटिक्स में भी, ऊपर राजनीति में भी किया जाएगा। तो डेफिनेटली कांग्रेस ने उनको इसलिए जगह दी है। एक तो युवा चेहरा है, सबसे पहले प्रियंका गांधी की पसंद है, दूसरी बात वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है शायद, और तीसरी बात अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व, क्योंकि गुलाम नबी आजाद को आउट कर दिया गया है G23 वाले, तो इसलिए वहां पे एक व्यक्ति को लाना था। कांग्रेस ये मैसेज देना चाहती है कि जो बीजेपी की एक रणनीति या जो चला आ रहा है 8 साल से, देख रहे हैं हम कि एक अल्पसंख्यक वर्ग को, खास अल्पसंख्यक वर्ग को एक बिल्कुल हाशिए पे ढकेलने की कोशिश हो रही है, और कोशिश में कामयाब भी हो रहे हैं वो लोग। एक तरह से उन्हें 2 दर्जे का नागरिक बनाने की मंशा है उन लोगों की, जैसा समझ में आता है। तो उसमें इमरान प्रतापगढ़ी को भेजा जाना निश्चय ही एक महत्वपूर्ण बात है, चाहे वो उसको महाराष्ट्र से भेजे या उत्तर प्रदेश से भेजते, वहां तो सवाल ही नहीं था। जैसा कि अभी मेरे से पहले पैनलिस्ट साहब ने फरमाया कि भाई इससे कोई महत्व नहीं रखता ये बात कि कौन से राज्य से भेजा जा रहा है। इसी तरह आपका लोग
हुआ। चिदम्बरम साहब भाई काफी बुजुर्ग, चिदम्बरम साहब काफी बड़ी है सर। हेलो जी, आपकी आवाज कट आ रही रही है है मीनू जी। जी, आवाज कट रही है, लेकिन जी जी कोशिश। चलिए बात तो जी मीनू जी। जी, अब चिदम्बरम के बारे में शायद चर्चा कम हुई है, लेकिन मेरे लिए एक विषय है ये विश्लेषण का कि उनको क्यों भेजा गया। जैसे कि चिंतन शिविर में ज्यादातर बात ये हो रही थी युवाओं को आगे लाया जाएगा, और वो तो युवा की कैटेगरी में किसी भी उससे नहीं हटते। आई थिंक 80 के नजदीक वो जा रहे होंगे चिदम्बरम साहब। लेकिन चिदम्बरम साहब को मेरे हिसाब से इसलिए लिया गया है कि आज जो है देश की अर्थव्यवस्था गड्ढे में जा रही है। बिल्कुल पार्टी बीजेपी के पास कोई विजन नहीं है देश की अर्थव्यवस्था के लिए, ना कोई थिंक टैंक है, और ना वो रखना भी नहीं चाहते हैं। वो एक व्यक्ति विशेष की विम्स एंड फैंसीज, मतलब उनके दिमाग में जो बात आ जाती है उसी के हिसाब से देश की अर्थव्यवस्था चल रही है। तो देखिए, ये आज होगा या कल होगा या कितने दिन बाद होगा, श्रीलंका वाली स्थिति में देश जरूर पहुंचेगा जो है इस देश के अंदर। तो उसमें एक पी चिदम्बरम जैसे एक मजे हुए अर्थशास्त्री की एक बहुत जरूरत कांग्रेस को पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस अभी भी एक मुख्य विपक्षी दल है, और जब भी जिस भी वक्त देश की कोलैप्स की का मोमेंट जो देश में आएगा, उस वक्त शायद मेरे हिसाब से पी चिदम्बरम साहब एक उसके लिए वरदान साबित होंगे। तीसरा ये कि ये सुरजेवाला जी के बारे में भी बात हो रही है कि भाई सुरजेवाला जी को हरियाणा से नहीं राजस्थान से भेजा गया है। तो मेरे ख्याल से उसमें भी कांग्रेस ने एक तीर से दो निशाने साध लिए हैं। एक तो जो इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स थी, भूपेंद्र हुड्डा जी को सेटिस्फाई कर दिया गया है कि ये बाहर निकल गए हैं, और दूसरे ये कि राजस्थान में क्योंकि इलेक्शन बाउंड स्टेट है, तो इसलिए वहां पे वो अच्छा लोग जो है वो एक फील गुड फैक्टर कि चलिए हमारे यहाँ के व्यक्ति और ये यहाँ पे, और सुरजेवाला जी को आप जानते ही हैं कि बहुत गठन में उनका बहुत से है। और दूसरी बात ये कि इसके जरिए उन्होंने आनंद शर्मा को भी साथ दिया है, क्योंकि हुड्डा जी जैसा सुनने में आ रहा है कि आनंद शर्मा को चाहते थे, G23 वाले आनंद शर्मा को, तो उन्होंने आनंद शर्मा को टिकट देने के बजाय सुरजेवाला को ही वहां से हटा दिया और उनको राजस्थान भेज दिया ताकि वो वहां एडजस्ट हो जाए और यहाँ की राजनीति में, हरियाणा की राजनीति में ज्यादा जूतम ना मचे। उसके अलावा अजय माकन को राजस्थान भेजा गया है। अजय माकन को राजस्थान इसलिए भेजा गया है, देखिए अजय माकन की बहुत बड़ी भूमिका रही है राजस्थान सरकार बचाने में, जबकि ये पायलट और गहलोत का झगड़ा चल रहा था, तो शायद उनको रिवॉर्ड दिया गया है इस चीज का। हालांकि ये बात आ रही है चर्चा में कि दिल्ली में तो वो जीत नहीं पाए या पार्टी को नहीं जीता पाए, वहां क्या जीता पाएंगे, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियां होती है, दिल्ली में भी बहुत सारी परिस्थितियां थी जिस वजह से कांग्रेस हारी, तो वो परिस्थितियां मेरे हिसाब से राजस्थान में शायद मौजूद नहीं है, तो वो भी उसका एक फायदा मिलेगा। विवेक तनखा वो भी G23 के सिग्नेटरी थे, लेकिन वो बाद में हट गए थे, लेकिन वो पीछे हट गए थे उसके बाद। और एक बात यह है कि विवेक तनखा के लिए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों की सहमति थी, इसलिए विवेक तनखा को वहां पे दिया गया है। और विवेक तनखा पेशे से वकील भी हैं, जिस तरह से चिदम्बरम वकील हैं पेशे से, चिदम्बरम की ये उनकी पत्नी मीनाक्षी जो भी सुप्रीम कोर्ट की वकील है, और ये विवेक भी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। कपिल सिब्बल चले गए हैं, तो उसकी जगह एक ये बैलेंस बैठाने की कोशिश की गई है कि ताकि वकीलों की एक अच्छी बैटरी, मतलब एक ग्रुप में शामिल रहे। इसके अलावा रहे प्रमोद तिवारी हैं, उनको भी राजस्थान से भेजा जा रहा है। राजीव शुक्ला को भी एडजस्ट किया गया है। राजीव शुक्ला मेरे लिए एक थोड़ी सरप्राइजिंग वो है चुनाव है, लेकिन अगेन वही बात आती है कि पार्टी पॉलिटिक्स है और जो बीच में जो होते हैं मीडिएटर की जरूरत भी पड़ती है, तो आई थिंक तो उन्होंने वो बीच कट रही है, मैं रोकना चाहूंगा। मैं सीधा आप धनंजय जी के पास आना चाहूंगा। धनंजय जी, छत्तीसगढ़ से लेकर के कर्नाटक तक और इधर उत्तर प्रदेश, बिहार, तमाम राज्यों में अलग अलग पार्टियों के जो 15 राज्य, 57 सीटें और 10 जून को चुनाव, राज्यसभा का चुनाव,
और राज्यसभा के चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा आज दिन भर कांग्रेस के प्रत्याशियों की रही है, और वो भी कांग्रेस के अंदर खाने में ही, बाहर नहीं, कांग्रेस के अंदर खाने में ही। कांग्रेस अगर युवाओं के साथ आगे बढ़ना चाहती है और उस आधार पर अगर कुछ लोगों को टिकट दे करके आई है तो इसमें क्या हुआ, जरा आपसे समझना चाहूँगा धनंजय जी कि किस रूप में देखते हैं इस पूरे मसले को, और हंगामा जो सियासी हंगामा मचा हुआ है आखिर क्यों? राजीव भाई, पार्टियों का अपना है, पार्टी अपने तरीके से चीजों को देखती है, इसलिए मैं बहुत पार्टी के लेवल पे बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं मोटा मोटा कहना ये चाहता हूँ कि कांग्रेस, देखिए कांग्रेस एक पार्टी नहीं है, आज एक उम्मीद की तरह है। जो लोग बीजेपी के या मोदी सरकार की नीतियों से परेशान है, उनको लगता है कि कांग्रेस एक पार्टी है जो बचा सकती है, इन नीतियों से अलग जा सकती है और देश जिस तरह से आजादी के बाद चला था उस पटरी पे वापस देश को लाया जा सकता है। कांग्रेस उस पार्टी के तौर पे, तो कांग्रेस को हम भविष्य के तौर पे, अपनी उम्मीद के तौर पर देखते हैं। कांग्रेस को हम एक पार्टी के तौर पे नहीं देखते जैसे ढेर सारी पार्टियां। तो ये जो अब ये जैसा बीनू जी ने कहा कि राज्यसभा का गठन तो इसलिए नहीं हुआ था कि आप जो है पैसे लेकर के या किसी और वजहों से आप हारे हुए लोगों को ले आइए राज्यसभा में, बल्कि हर विधा के एक्सपर्ट को लाने की परिकल्पना थी कि जो चुनावी राजनीति में नहीं शामिल हो पाते हैं, वो एजुकेशनिस्ट हो, बड़े एडवोकेट हो या और दूसरी विधाओं के जो लोग हो, जो जिनका योगदान देश के विकास में बेहतर हो सकता है, उनको लाने की कल्पना थी इसमें साथ। तो कांग्रेस का तो मैं उत्तर पर नहीं जानता कि कांग्रेस पार्टी कहाँ टिकट बेच रही है राज्यसभा की, वो तो मुझे नहीं पता है। बल्कि आम आदमी पार्टी की बड़ी चर्चा हुई थी कि दो बड़े अमीरों को ले आई आम आदमी पार्टी, आम आदमी को कहाँ लेकर के आई राज्यसभा में, उन्होंने तो खास आदमियों को भेज दिया। बिहार से जब चर्चा कर रहे हैं तो बिहार से ऐसी अक्सर बातें आती रहती है कि जो है पैसे लेकर के पार्टियों में बगावत भी हो जाती है कि पैसे लेकर के राज्यसभा भेज दिया आपने और आपने जो है जो कार्यकर्ता है उनको टिकट नहीं दिया। तो ये बातें हैं, ठीक है, चलने दीजिए। अब अभी आर्थिक युग है, पैसों का जमाना है, हम घर परिवार में भी जो आदमी ज्यादा पैसा नहीं कमाता उसको वजन नहीं देते हैं, तो ऐसी स्थिति है तो उसको रहने दीजिए। लेकिन हम एक बात कहना चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी जो है, देखिए 2024 के चुनाव की तैयारी है। ये जो कैंडिडेट का जो नाम दिया है, जो 7 नाम 8 नाम जो भी है हमारे सामने, उनसे तो देख के नहीं लगता कि 2024 के चुनाव को ध्यान में रख करके ये तैयारी कर रहे हैं। फिर एक कांग्रेस पार्टी को अभी एक जरूरत थी कि एक टोकन के तौर पे, एक बिंब के तौर पे अपने उम्मीदवारों को खड़ा करती। अभी 1.5-2 साल का वक्त है, 24 आने में 2 साल के बाद चुनाव होने हैं, तो बिंब के तौर पे खड़े कर। अब समझिए कि जैसे एक उत्तर प्रदेश चुनाव के समय बड़े जोर शोर से प्रचारित किया गया प्रियंका गांधी द्वारा कि हम महिलाओं को हिस्सेदारी देंगे और आधी सीटें महिलाओं को देंगे। तो अगर कांग्रेस पार्टी यहां से भी शुरू करती, चलिए जनता ने महिलाओं को, उनकी महिलाओं को नहीं टिकट तो इन लोगों ने दिया लेकिन जीत नहीं हासिल हुई, लेकिन राज्यसभा में वो ऐसी स्थिति खड़ी कर सकते थे कांग्रेस के लोग कि इनके पास लोगों की कमी नहीं है, बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो कांग्रेस पार्टी में और अच्छा लड़ाई लड़ी। तो लेकिन जो एक हम खाली देख पा रहे हैं रंजीता रंजन को उन्होंने छत्तीसगढ़ से टिकट दिया। रंजीता रंजन छत्तीसगढ़ से क्यों आ रही है, बिहार में रंजीता रंजन का क्या इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी। और बेहतर मुझे ये लगता है कि रंजीता रंजन को बिहार के जो बिहार का जो संगठन है उसमें कोई महत्वपूर्ण पोस्ट देते और उनको, क्योंकि रंजीता रंजन जो है एक फाइटर किस्म के लीडर, वो लड़ना जानते। और पप्पू यादव जो कर रहे हैं, पप्पू यादव बेसिकली क्या कर रहे हैं, पप्पू यादव जो उनके हस्बैंड, पप्पू यादव वहां पे राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। उनके बारे में ये आरोप भी है जो अखबारों में उछलता रहा कि पिछले चुनाव में उन्होंने जो है विधानसभा का चुनाव लड़ते समय 12 करोड़ रुपए उन्होंने लिए थे। ऐसा मार्केट में या ऐसा कई मीडिया में खबरें आई थी, इसका कोई प्रमाण नहीं, लेकिन ये कहा गया था कि अपने कैंडिडेट खड़े किए थे ताकि बीजेपी को फायदा मिले। उसके अलावा जो पटना में जो जिस तरह से बाढ़ आई या चीजें हुई, वहां बढ़ चढ़ करके उन्होंने जो है लोगों के लिए काम किया, लेकिन राजनैतिक तौर पे कुछ ऐसा नहीं खड़ा कर पाए पप्पू यादव जो रंजीता रंजन को हेल्प करे, या रंजीता रंजन उनके जमीन पे, क्योंकि बिहार में रंजीता रंजन की जमीन क्या है, बिहार में रंजीता रंजन की जमीन जो है वो पप्पू यादव की जमीन। तो रंजीता रंजन लेकिन संसद में जिस तरह से लोकसभा में रही
और वो लड़ाई लड़ी। तो एक चेहरा बना था जहां पे वो लगा था कि एक जुझारू महिला है और लड़ करके बिहार में कुछ जगह दिला पाएंगी, तो उनको बिहार के संगठन में लड़ाया जाता तो ज्यादा बेहतर रहता। और ये जो छत्तीसगढ़ में अगर विधानसभा में छत्तीसगढ़ ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, राजस्थान में बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, महाराष्ट्र में भी उनकी सरकार बनी, तो बेहतर होता कि उन प्रदेशों के लोगों को ही मौका दिया जाता। राजस्थान से 3 लोग खड़े कर दिए इन लोगों ने, तो सुरजेवाला को किस लिए लेके आए भाई, वो तो हार गए। और वो क्या योगदान है उनका, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कांग्रेस पार्टी जुझारू पार्टी के तौर पे खड़ी हो पाएगी? उससे बेहतर रहता कि राजस्थान से लड़ने वाले जुझारू किस्म के या वैसे लोगों को लेकर के आते जो राजस्थान का रिप्रेजेंट भी करते राजस्थान को, और वो एक चेहरा बनते, वो दलित को लेकर के आते, वो किसी और मुस्लिम को लेकर के आते। तो बात महाराष्ट्र से देखिए, महाराष्ट्र से इमरान जो है प्रतापगढ़ी बुला, इमरान प्रतापगढ़ी का क्या योगदान है? पूरे जो चाहे वो सीएए का आंदोलन हुआ या जो कांग्रेस पार्टी ने जो उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ी, उसमें इमरान प्रतापगढ़ी जो है कविता पढ़ने के अलावा क्या किया? मुरादाबाद से चुनाव हार गए। और पार्टी स्तर पे, पार्टी के संगठन के स्तर पे उन्होंने क्या किया, ये एक सवाल बनेगा। उससे बेहतर होता कि जो लड़की, वो लेडी जो लड़ी थी, जो एडवोकेट भी रही और वो शिक्षिका है, वो सादिया जफर, क्या नाम है उनका था, अगर मैं नाम सही ले पा रहा हूँ, जो लखनऊ से चुनाव लड़ी थी लेकिन हार भी गई, लेकिन सीए में वो जेल गई थी। और उनका उस मामले में बेहतर योगदान मैं देखता हूँ कि जुझारू महिला भी थी और मुस्लिम कैंडिडेट थी। अगर मुस्लिम को ही किसी को टोकनबाजी करने से हालांकि बचना चाहिए, मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूँ कि आप टोकन के तौर पे मुस्लिम या आदिवासी या बैकवर्ड या फलाना को लेकर के आते हैं। फिर वो राजनीति जो है, आप बेसिक लड़ाई जो है, वो लड़ाई वाली लड़ाई आपकी राजनीति नहीं करते हैं, आप टोकन आप बिंब खड़ा कर देते हैं। तो मुझे लगता है इससे बेहतर मैं मानता हूँ कि नीतीश कुमार ने जो वहां किया, नीतीश कुमार ने बिहार में 2 उन लोगों को टिकट दिए जिनका योगदान पार्टी को खड़ा करने में है। छत्तीसगढ़ पार्टी के अध्यक्ष रहे, गरीब आदमी है, जुझारू आदमी है, या अनिल हेगड़े को जिस तरह से दिया टिकट, अनिल हेगड़े बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, पार्टी को मजबूत करने में काम कर रहे हैं। और आरसीपी सिन्हा जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे थे, जो नीतीश कुमार से हमेशा अलग चले, जो बात की जो पूरे इस्पात मंत्री बने, तो बीजेपी के प्रो चलते रहे, जेडीयू की लड़ाई नहीं लड़े, तो नीतीश कुमार ने उनको किनारे कर दिया और इस बात का ख्याल नहीं किया कि क्या पार्टी में होगा। तो कांग्रेस पार्टी से हमें उम्मीद थी कि प्रमोद तिवारी, रणदीप सिंह सुरजेवाला और ये राजीव शुक्ला, अब बताइए राजीव शुक्ला को किस लिए इनाम दिया? राजीव शुक्ला इतने साल से है कांग्रेस पार्टी में, उनका क्या योगदान, ईमानदारी से बताइए। आईपीएल करने के अलावा, क्रिकेट खेलने के अलावा कहां संगठन को मजबूत किया उन्होंने? कहां उससे लगा कि उनसे पार्टी मजबूत हो रही? या किसी विषय के एक्सपर्ट हैं, क्या वो निर्मला सीतारमण को काउंटर कर सकेंगे संसद में बैठ करके? क्या वो जो विदेश मंत्री है उनको जवाब दे पाएंगे? इस मामले में मैं सबसे बेहतर मानता हूं कि उन्होंने जयराम रमेश, हालांकि एज वाले लोग हैं, जयराम रमेश कम से कम पंचायती राज में बढ़िया बात करते हैं, पंचायती राज को समझते हैं और वो पंचायती राज पे अच्छी चीजें रख सकते हैं। जयराम रमेश को मैं उस मामले में बड़ा गंभीर किस्म का नेता मानता हूं और एक अच्छा मैं कैंडिडेट मानता हूं जयराम रमेश। लेकिन प्रमोद तिवारी जी को आप लेकर के आए हैं, बताइए प्रमोद तिवारी जी उत्तर प्रदेश में इतने साल से राजनीति कर रहे हैं, अपनी बेटी को नहीं जिता पाते हैं, क्यों उनको लेकर के आए हैं? एज भी उनकी हो गई। आप राजीव भाई युवा बोल रहे थे, बताइए इसमें कौन युवा? क्या इमरान प्रतापगढ़ी को आप युवा कह करके बोल दिए कि युवा को ले आया? क्या ललित ये जो माकन साहब है, उनको आप कहेंगे कि युवा के तौर पर लेके आ रहे हैं, आज से राजनीति कर रहे हैं माकन साहब? उससे बेहतर होता है कन्हैया कुमार को लेकर के आते हैं या और कुछ चेहरे लेकर के आते। मैं तो बोलता हूँ कि आप गुजरात से ले आते, वो जो मेवानी लड़ रहे हैं जिग्नेश को ले आते, तो ज्यादा बेहतर एक माहौल बनता कि कम से कम लड़ाकू लोगों को लेकर के आते। देखिए कांग्रेस पार्टी को अभी लड़ने वाले लोगों की जरूरत है, चुपचाप रह करके या कुछ मैनेजमेंट करने वाले लोगों की जरूरत नहीं है। क्योंकि बीजेपी ने अभी समझिए नकवी साहब को निपटा दिया। क्यों निपटाया? नकवी साहब को बहुत कुछ बीजेपी ने दे दिया। अब बीजेपी सोच रही है कि कुछ ऐसे लोगों को लाया जाए, अगर मुसलमान को लाया जाए या किसी को लाया जाए तो जुझारू हो, जिनको लड़ना होगा। तो कांग्रेस पार्टी को लड़ाकू लोगों को लाने की जरूरत है, जो राहुल गांधी जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं या प्रियंका गांधी जी जिस तरह से लड़ाई लड़ती है, जो जनता के बीच जाके खड़ी हो जाती है, जो पुलिस से भिड़ जाती है या भिड़ जाते हैं राहुल गांधी,
जिस तरह से मजाक उड़ाया जाता रहा, जिस तरह से वो लड़ते रहे, तो वैसे लोगों का साथ लेने की जरूरत थी। ये 7-8 लोग राज्यसभा के ऐसे लोगों को लेकर के आते, क्या इनको लेकर के आप जीत लेंगे? 2024 का चुनाव जीत लेंगे? ये जिनको लेकर के आए हैं, किस लिए लेकर के आए ये लोग राज्यसभा में? क्या करेंगे इनको लेकर के? आप राज्यसभा में, संसद में जब बहस हो रही होगी तो डिबेट में भी खड़े नहीं हो पाएंगे। मनोज कुमार झा जैसे राजद के पास एक रत्न है, मनोज कुमार झा। मनोज कुमार झा जैसे जुझारू व्यक्ति को लेकर, जिसके पास अध्ययन है, जिसने पढ़ा है, जो सेंसिबल बात करता है, जिनको सुनकर के लगता है कि हाँ यार कुछ बात कर रहा है। अब बताइए, कविताएं करने वाले लोगों को या प्रमोद तिवारी जैसे लोगों को, रणदीप सिंह जैसे लोगों को लाकर के आप कौन सी राजनीति का बिंब खड़ा करना चाहते हैं? क्या जन समर्थन इनके पीछे? अगर आप जन समर्थन इनके पीछे होता तो बात समझ में आती। इनकी बौद्धिक क्षमता इतनी मजबूत होती कि लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ता, तब ये बात होती। तो दोनों में कहीं नहीं खड़े होते। तो बताइए, इनको ला करके कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को या प्रियंका गांधी को, चूंकि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी भविष्य है कांग्रेस पार्टी को, तो कांग्रेस पार्टी ये राहुल गांधी को या प्रियंका गांधी को कहां मजबूत करेगी, ये मुझे समझाइए कोई। राजीव भाई जी। शायर हैं इमरान प्रतापगढ़ी और पॉपुलर हैं, इसलिए उनकी बात आप कह रहे हैं जैसे कि कविता। देखिए, कुमार विश्वास से ज्यादा पॉपुलर तो कोई नहीं है। कुमार विश्वास से, राजीव भाई, कुमार विश्वास से ज्यादा पॉपुलर आज की तारीख में कोई कवि नहीं है। तो क्या कुमार विश्वास को ले आइएगा? ये पॉपुलैरिटी में मत जाइए। कांग्रेस पार्टी पॉपुलैरिटी पर नहीं चलती है, कांग्रेस पार्टी के अपने विचारों पे चलती है। कांग्रेस पार्टी कंसिस्टेंसी ये है कि कांग्रेस पार्टी विचार की बात करती है, जुझारू लोगों को लाने की बात करती है। आप फिर वो हार्दिक पटेल जैसे लोगों को ले आइएगा, फिर वो छोड़ करके सावरकर की जय करने लगेंगे। हार्दिक पटेल ने क्या किया पिछले दिनों? आप गांधी की जय करवा रहे थे, वो सावरकर की जय कर रहे थे। तो ऐसे लोगों को ले आइएगा, लोग नेता के नाम पे लाइएगा, तो फिर आप खामियाजा भुगतिएगा। बिल्कुल। अमलेंदु जी क्या कुछ कहेंगे? इमरान प्रतापगढ़ी से लेकर के और रणदीप सुरजेवाला तक सब मुस्कुरा रही हैं, मीनू जी और मुस्कुरा रहे हैं, राकेश अचल जी भी, उन तक भी आऊँगा, लेकिन आपसे अमलेंदु जी और फिर प्रेम कुमार जी से भी इस पर थोड़ा समझना चाहूँगा कि इमरान प्रतापगढ़ी से लेकर रणदीप सुरजेवाला तक दो पहलू हैं सिक्का के, जैसे सिक्के के दो रूप होते हैं वैसे ही दो पहलू यहाँ हैं। एक पहलू जो भी बता रहे थे राकेश अचल जी भी और मीनू जैन जी भी, और दूसरा रूप, दूसरा पहलू जो है वो हमारे साथी धनंजय कुमार जी बता रहे हैं। और यहाँ क्रिटिक होना ज़रूरी है। अगर आप क्रिटिक नहीं हैं, आप अगर आलोचना उस ढंग से नहीं करते हैं जिससे कि कुछ निकल के अंदर से आए, अगर आप मथते हैं दूध को, दही को, तो कुछ ना कुछ और निकल के आता है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो वैसे ही यहाँ मथने की ज़रूरत है और हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। अमलेंदु जी, आप किस ढंग से इस पूरे 10 सीटें, और इन 10 सीटों में से आप जानते हैं कि 3 सीटें राजस्थान से, 2 सीट छत्तीसगढ़ से और 1 सीट महाराष्ट्र से घमासान बचा हुआ है। इमरान प्रतापगढ़ी, रंजीत रंजन, राजीव शुक्ला और इधर रणदीप सुरजेवाला, इन सब को लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए राजीव जी, एक तो पहले भारतीय जनता पार्टी की एक संक्षिप्त सी बात कर ली जाए। भारतीय जनता पार्टी ने अपना एजेंडा तो साफ कर ही दिया है। जैसे नाम के लिए मुसलमान थे, मुसलमानों के जैसे नाम वाले थे मुख्तार अब्बास नकवी, उनको टिकट काट दिया है। इसके साथ ही तो दलितों के भी टिकट काट दिए हैं, दुष्यंत गौतम और विनय सहस्त्रबुद्धे। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीति एक तरीके से कायदा स्पष्ट कर दी है। लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी के साथ एक चीज है, और मुझे लगता है कि मुख्तार अब्बास नकवी चूंकि रामपुर से लोकसभा के सदस्य रहे हैं और रामपुर में लोकसभा का उपचुनाव होना है, तो भारतीय जनता पार्टी शायद मुख्तार अब्बास नकवी को रामपुर जो है भेजेगी, जहां चर्चा है कि आजम खान की पुत्रवधू जो है वो वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। तो ये हो सकता है मुख्तार अब्बास नकवी को वहां भेज दिया जाए और चुनाव भी हरवा दिया जाए, तो एक पंथ दो काज हो जाए कि मुख्तार अब्बास नकवी निपट भी जाए और ये भी आरोप न लगाए कि नाम के लिए जो मुसलमान था उसको हमने निपटा दिया है। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक ही रणनीति है। अब बात करते हैं राजीव जी कांग्रेस। मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो सूची जारी हुई है, अब ये सूची से लगता है कि इसमें शायद राहुल गांधी या सोनिया गांधी कम चली है और प्रियंका गांधी की ज्यादा चली है। सूची को देख करके लगता है, खासतौर से उत्तर प्रदेश से जो 3 नाम है, अगर ये प्रियंका गांधी की ही पसंद है तो मैं कहूंगा कि बड़ी घटिया पसंद है प्रियंका गांधी की। मतलब ऐसी पसंद जो है प्रियंका गांधी की अगर उत्तर प्रदेश को लेकर के है तो बड़ा दिक्कत वाली चीज है। आगे कैसे होगा? आप जब उत्तर प्रदेश में आती हैं, जब नारा देती हैं कि लड़की लड़ सकती हैं 40% हम टिकट देंगे,
तो कम से कम सुप्रिया श्रीनेत को आप भेज देती, जो पूर्व सांसद कांग्रेस की, उनकी बेटी भी हैं, उत्तर प्रदेश से भी आती हैं, पार्टी प्रवक्ता भी है, मजबूती लड़की भी है, और जो आप अपने घोषणा कर रही थी, लड़की हुई और सकती हुई नारा दे रही थी, तो आपके साथ मंच पर भी मौजूद थी। तो आप कम से कम एक नाम तो दे सकती थी, 40% ना होता 23% तो हो ही जाता कम से कम, लेकिन वो भी नहीं हुआ। आप एक ही जिले से प्रतापगढ़ से आप 2 लोगों को भेज देते हैं, प्रमोद तिवारी को और इमरान प्रतापगढ़ी को। तो प्रतापगढ़ में ऐसा कौन सा जनाधार है कांग्रेस का, और इतना महत्वपूर्ण जिला प्रतापगढ़ है उत्तर प्रदेश का, कि 2 लोग जो राज्यसभा जाएंगे, एक राजस्थान से जाएगा और एक महाराष्ट्र से जाएगा। अब ये तो वही देखिए, हम लोग तो अपनी तरीके से सोचते हैं, अपनी तरीके से अपना विश्लेषण करेंगे कि उनकी अपनी समझ होगी कि उनको उनके किससे क्या काम लेना है। तो हम उनकी जगह तो नहीं हो सकते कि हम बैठ करके एक समीक्षक के तौर पर समीक्षा कर सकते हैं, हमको जो ठीक लग रहा है वो हम अपनी बात कह सकते हैं। बाकी पार्टियां हैं, सबको अपनी तरीके से काम करना है, अपनी तरीके से उनको तय करना है किससे क्या काम लेना है, जाहिर बात है वो तय करेंगी। लेकिन जब चर्चाएं होंगी राजनीतिक फलक पे, तो वे चीजें तो उठेंगी कि जो चीजें सामने आ रही है। आप राजस्थान से भी जो है किसी लोग स्थानीय आदमी को नहीं भेजते हैं, छत्तीसगढ़ से भी आप किसी स्थानीय आदमी को नहीं भेजते हैं, तो इस पर सवाल तो निश्चित तौर पर उठेंगे। हालांकि रंजीत रंजन का जो नाम आया, मैं समझता हूँ जो नाम एकदम ठीक है, जुझारू महिला है, और पप्पू यादव की अपनी पॉलिटिक्स हो सकती है, लेकिन लोकसभा में पिछले कार्यकाल में रंजीत रंजन ने जिस तरीके से मोदी सरकार की नाक में दम करके रखा, तो वो काबिल तारीफ है। तो उनको अगर उसका इनाम दिया गया, मुझे लगता है कि उसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला अगर जाते हैं तो मुझे लगता है उनको भी भेजने में कोई दिक्कत नहीं। भाई वो 3 चुनाव आ चुके हैं, जमानत जब्त हो चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई ऐसी लोग तो जाते हैं राज्यसभा में जो कहीं से जीत नहीं सकते, तो उनको भेजा जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला क्या पार्टी के लिए कुछ लाभ कर पाएंगे, सदन में बहस कर पाएंगे? मुझे लगता है कि जो टेम्पलेट देख करके अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, उनसे आप ये आशा करें कि उस सदन में जो लंबी बहस कर पाएंगे, अच्छी तो मुझे नहीं लगता है। वहां भी वो सामने रख करके पढ़ेंगे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अगर जाति समीकरण करने की कोशिश की गई हो कि भाई राजस्थान में जाटों को साथ दिया जाएगा, तो मुझे ऐसा चांद दिखाई नहीं पड़ता रणदीप सिंह सुरजेवाला कि वो जाटों को कुछ एकजुट कर पाए कुल मिलाकर। तो ये तो स्थिति। अब जहां तक इमरान प्रतापगढ़ी की बात है, इमरान प्रतापगढ़ी ठीक है, अच्छा गाते हैं, गवैये बहुत अच्छे हैं, शायर तो नहीं कहा जा सकता उनको, गवैया अच्छा कहा सकता है, गाते हैं। प्रियंका गांधी की हरदाना में सबसे पहले जो है वो गाना गाते हैं, उसके बाद फिर बजना शुरू हो जाता है जीतने के लिए, तो फिर भीड़ इकट्ठा हो जाती है, फिर इमरान प्रतापगढ़ी गाना गाते हैं, उसके बाद प्रियंका गांधी जो है भाषण देती हैं। तो पहले चाहिए होते हैं। मुझे याद अच्छी तरीके से शिवपाल सिंह यादव शुरू राजनीति में आए तो अपने साथ भी वो इस तरीके से एक शायर को लेकर चलते थे, महबूब वाला उनका नाम था, वो भी बहुत अच्छा गाते थे। पहले वो गाते थे, उसके बाद शिवपाल यादव जो थे वो भाषण देते थे। शिवपाल के कैसा भाषण देते थे वो हम लोग जानते हैं, आज भी जो है मतलब भाषण देने में उनकी कमियां हैं काफी ज्यादा, मतलब प्रभावशाली भाषण नहीं होता, बातें अच्छी कहते हैं लेकिन प्रभावशाली नहीं होता है। तो इस तरीके से होती है। तो राजनीति में ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है। मुझे याद है कि मुलायम सिंह यादव कोई भी अपनी सभा करते थे तो उससे पहले कभी किसी गवैये को, किसी ढोल मजीरे वाले को, किसी लोक गायक को, और उनके बाकायदे लोक गायकों को भेजा, राज्यसभा और एमएलसी बनाया, बालेश्वर यादव को बनाया, काशीनाथ सिंह यादव को बनाया, एमएलसी बनाया, दोनों लोक गायक थे। लालू जी ने भी बनाया लोक गायकों को। तो ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है, ऐसा नहीं कि ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन सवाल ये कि उनकी आवश्यकता किस समय ज्यादा है। आप इस समय जो है अगर 2024 को सामने रख करके आप तैयारी कर रहे हो, 2024 को सामने रख करके अगर ये चयन हुए हैं तो ये अच्छे नहीं कहे जा सकते। लेकिन अगर ये इसलिए चयन हुए कि राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को अपनी टीम बनानी है, उसके लिहाज से बहुत अच्छी टीम है, उनके लोग हैं, उनके विश्वास पात्र है। जाहिर सी बात है कि टीम कांग्रेस को आगे चलकर की जिम्मेदारी जो है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी संभालनी है, तो अपनी टीम बना रहे हैं, निश्चित तौर पर बनाएंगे और बनानी ही चाहिए, उसमें कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। लेकिन इसको मुझे लगता है कि शायद 2024 का चुनाव जो है वो नजर में नहीं है, और मुझे लगता है कि राज्यसभा के चुनाव से 2024 के चुनाव की कोई स्थिति को तय होती है, ऐसा होता भी नहीं। 10 से आप मतलब लोकसभा चुनाव की तैयारी आप कर लेंगे, उससे कोई मैसेज चला जाएगा, ऐसा भी मुझे लगता है कि नहीं है। तो मुझे कुल मिलाकर ये लगता है कि जो भी चयन है, जिसका भी जो भी चयन है, वो फौरी जरूरतों को देख करके, और खासतौर से इस समय संकट कांग्रेस के सामने है, तो ये भी किस तरीके से राहुल और प्रियंका की टीम जो है वो कांग्रेस के अंदर मजबूत है। कांग्रेस और राहुल और प्रियंका जब कांग्रेस के अंदर मजबूत हो जाएंगे और चीजें जब उनके हाथों में आ जाएंगी, तो आगे चल के और भी चीजें ठीक ठाक हो जाएंगी। तो हो सकता है इमरान प्रतापगढ़ी की जगह कोई दूसरा भी आ जाए, कोई अच्छा वास्तव में असली शायर आ जाए, कोई असली जो है साहित्यकार आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली चीज थोड़ी है। लेकिन अभी जो जरूरत थी उसके साथ मुझे लगता है ठीक है।
बहुत साफगोई से बहुत सारी बातें और अपनी बात दोनों तरफ से आप बोल रहे हैं। एक तरफ से अगर राहुल और प्रियंका की ये टीम है तो सही है, और अगर सोनिया गांधी की, आपने नाम नहीं लिया, अगर सोनिया गांधी की टीम है तो सही नहीं है, ये कह सकते हैं जैसा आप कह रहे हैं। लेकिन बात यहाँ ये है जो आप कह रहे थे अभी कि 2024 के हिसाब से ठीक है, 57 सीटें, इसमें से कुछ सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस के खाते में आ रही हैं, खासकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सीटें, लेकिन और एक सीट वहाँ हम तमिलनाडु से देख रहे हैं और एक सीट जो है वो महाराष्ट्र से देख रहे हैं। महाराष्ट्र की एक सीट और जिस पर घमासान मचा हुआ है, इमरान प्रतापगढ़ी क्या है क्या नहीं है इस पर न जाएं हम, लेकिन इतना जरूर है कि आखिर इन लोगों का चयन कांग्रेस पार्टी ने किया है तो जरूर कुछ न कुछ सोच समझ के किया होगा। लेकिन उससे इतर जब इन लोगों की चर्चा हम कर रहे हैं और आने वाले समय में एक नए कांग्रेस को हम बनते हुए और आगामी चुनावों में बीजेपी को चुनौती देते हुए देखना चाहते हैं, तो फिर उसमें ये जो उम्मीदवार हैं ये कितने काबिल हैं, इस पर चर्चा हम कर रहे हैं। हमारे एक साथी, एक नहीं कई साथी लिख भी रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि अभी जो कैंडिडेट उतारे गए हैं वो सही हैं, और एक साथी ओम प्रकाश तिवारी जी कह रहे हैं कि सुप्रिया श्रीनेत, अलका लांबा, डॉक्टर कन्हैया कुमार जैसे जुझारू नेताओं को राज्यसभा भेजती कांग्रेस तो शायद कांग्रेस का भविष्य उज्जवल होता। वैसे बहुत सारे विचार हैं, सबके अपने अपने विचार हैं, किनको अभी भेजना है किनको बाद में भेजना है ये कांग्रेस तय करे, लेकिन आज जिनको भेजा जा रहा है उससे कांग्रेस को कितना फायदा, देश को कितना फायदा, ये सब हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेम कुमार जी, कांग्रेस केंद्रित अब चर्चा हम कर रहे हैं और कांग्रेस के कैंडिडेट्स के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आपने यहाँ चारों हमारे जो साथी हैं, वरिष्ठ साथी, इनके विचार सुने, क्या कुछ आप कहेंगे इस पे, आपका क्या मत है, आप क्या कह रहे हैं? प्रत्याशी को लेकर के अलग अलग राय होंगी। यहीं पर हम देख रहे हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर के हमारे पैनलिस्ट में भी डिफरेंसेस हैं, दो उनको अच्छा बता रहे, दो उनको अच्छा नहीं बता रहे। आपके दर्शक भी ऐसी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, वैसी प्रतिक्रिया में हमारी भी एक प्रतिक्रिया शामिल हो जाएगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल बात यह है, हम ये मानते हैं कि कांग्रेस ने जिस किसी को प्रत्याशी घोषित किया सब काबिल है, सब काबिल है। पार्टी के भीतर काबिलियत मापने वाली आंखें और पार्टी से बाहर काबिलियत आंकने वाली आंखें दोनों अलग अलग होती हैं और इसमें फर्क होगा। तो लेकिन हम देखें ये कि कांग्रेस ने ये नीतिगत या रणनीतिक रूप से जो उम्मीदवारों की घोषणा की है वो कितना जायज है, कितना उसके लिए फायदेमंद है, तभी हम इसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि ये फैसला सही है या गलत है। हमारा ये मानना है कि थोड़ा सा सोच लिया जाए कि राज्यसभा बनी क्यों है राज्यसभा। थोड़ा सा हमारे इन्होंने बताया था, मीनू जैन जी ने स्टार्ट लिया था कि राज्यसभा को लेकर के एक पहलू उन्होंने बताया कि बौद्धिक लोगों की जगह वो होती है, लेकिन एक महत्वपूर्ण पहलू जो है वो है कि पूरे देश का प्रादेशिक आधार पर रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित करना ये राज्यसभा करता है। जब लोकसभा अगर ये ना हो तो लोकसभा हो सकता है अल्पमत वाली सरकार हो या फिर एक पार्टी वाली सरकार हो, तो उस स्थिति में ऐसे फैसले हो जो देश के हित में नहीं हो तो उसको रोकने का काम, उसको छननी पत्र का काम जो है ये राज्यसभा करती, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन है सारे स्टेट्स का। तो हम सारे स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन जिस हाउस की आत्मा है, क्या कांग्रेस की उम्मीदवारी में ये बात नजर आती है? नहीं नजर आती है राजीव जी। छत्तीसगढ़ की जनता का क्या गुनाह है, राजस्थान की जनता का क्या गुनाह है कि वहां के लोगों को राज्यसभा में नहीं भेजा जाएगा, तब जबकि क्षमता है। और उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या ऐसा तीर मार दिया कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के लोगों के लिए, कि उत्तर प्रदेश के 3-3 लोगों को दूसरे प्रदेशों से राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। तो ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। और राज्यसभा की जो आत्मा है, जिस वजह से राज्यसभा बनी है, उसके बेसिक जो है उसके खिलाफ है कि आप राजस्थान से
चुनाव उम्मीदवार तय करते हैं, वहां से किसी को नहीं लेते। महाराष्ट्र से आप उम्मीदवार तय करते हैं, मराठी को नहीं पूछते, आप किसी और को ले आते हैं। यहाँ पर आपको हिंदू मुसलमान नजर आता है, हिंदू मुसलमान करने के लिए राज्यसभा है क्या? आपको रिप्रेजेंटेशन देखना है, पहली बेसिक चीज को सुनिश्चित कीजिए, उसके बाद जाति धर्म बौद्धिकता और दूसरी तमाम बातें आएंगी। बेसिक बात है कि हर स्टेट से रिप्रेजेंटेशन, उसका हक नहीं छीना जाना चाहिए। हक छीना गया है, इसलिए गलत किया है कांग्रेस ने, ये मैं बात साफ तौर पर कहना चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि मैं पवन खेड़ा के आंसुओं में नहीं पिघलने वाला। पवन खेड़ा राजस्थान के हैं, इसलिए मैं वकालत कर सकता हूं कि चूंकि राजस्थान से किसी को नहीं दिया गया तो उनको कंसीडर किया जाना चाहिए था, लेकिन तपस्या में कमी रह गई। अरे क्या आपने इसीलिए तपस्या की थी कि राज्यसभा का टिकट मिल जाए? ये जो आर्गुमेंट दिया है, ऐसे व्यक्ति को तो कतई नहीं दिया जाना चाहिए राज्यसभा में जगह, जो कि सिर्फ इसलिए तपस्या कर रहे हैं कि उनको एक दिन राज्यसभा का टिकट मिलेगा। तो ऐसे लोग पार्टी के लिए वफादार नहीं हो सकते। हाँ, उनका दावा हम मानते हैं कि वो राजस्थान से हैं, इसलिए उनको कंसीडर किया जाना चाहिए। फिर एक और पॉइंट, रणदीप सुरजेवाला को हरियाणा से रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलेगा हरियाणा से? अगर आप नहीं दे सकते, इसका मतलब नेतृत्व कमजोर है। हुड्डा मजबूत है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मजबूत है, वो नहीं चाहते हैं कि हम रणदीप सुरजेवाला को, तो पार्टी वहां रणदीप सुरजेवाला को टिकट नहीं दे सकती। ये कांग्रेस की कमजोरी सामने आ रही है, इसको मानना पड़ेगा, और नहीं भी मानेंगे तो जनता देख रही है। जनता देख रही कि कांग्रेस का नेतृत्व कितना लाचार है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने, कि वो वीटो लगा देते हैं तो रणदीप सुरजेवाला को किसी दूसरे प्रदेश से राज्यसभा के लिए भेजना जरूरी हो जाता है। अगर राज्यसभा में रणदीप सुरजेवाला को भेजना जरूरी है, पार्टी मानती है, तो हर हाल में उनका स्थान जो हरियाणा से बनता है, किसी और प्रदेश से नहीं बनता है। ये बात हम कहना चाहते हैं। तो इस हिसाब से ये स्थिति तो किसी पार्टी में नहीं दिखी राजीव जी, किसी पार्टी में भी नहीं दिखी। देखिए, नीतीश कुमार जी ने भी बिहार से रिप्रेजेंटेशन दिया, तो ये उसी आत्मा का एक्सटेंशन है कि हर एक प्रदेश से। जेडीयू का बहुत प्रभाव नहीं है झारखंड में, झारखंड बिहार से बाहर, झारखंड में बहुत प्रभाव नहीं है, लेकिन उन्होंने दिया कि झारखंड का भी रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में होना चाहिए। ये लॉजिक है, तो इस लॉजिक को कोई काट नहीं सकता। तो ये लॉजिकल वे में कांग्रेस ने राज्यसभा का जो उम्मीदवार तय किया है, वो गलत किया है। आप मान लीजिए, थोड़े समय के लिए मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा था कि बौद्धिक लोगों को राज्यसभा में देने के लिए तो 12 सदस्य नॉमिनेट भी किए जाते हैं, 250 में 238 ही चुने जाते हैं। तो मान लीजिए नहीं सक रही थी कांग्रेस कि हम अपनी पार्टी के नेता को किसको चुने किसको ना चुने, एक अनार 100 बीमार। अरे आप छोड़ देते, बोलते हम राष्ट्रपति की भूमिका में है, देश के 12 इंटेलेक्चुअल, संगीत, खेल और तमाम जगहों से हम ही नॉमिनेट करते हैं। यह भी निर्णय लिया जा सकता था। एकदम रास्ते से हट करके बता रहा हूं, लेकिन यह कौन सा तरीका है कि कांग्रेस उम्मीदवार तय करेगी और प्रादेशिक रिप्रेजेंटेशन को नहीं मानेगी? ये सबसे बड़ा दिया है कांग्रेस ने, और ये इसका कहीं जस्टिफिकेशन नहीं है राजीव जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। थोड़ा राकेश अचल जी, आप सबकी बातें सुन रहे हैं, आप क्या कहेंगे अब? क्योंकि शुरुआत आपने की थी, बहुत सारी बातें आप रख रहे थे, लेकिन अब आप के विचार क्या हैं? और खासकर जब नीतीश कुमार का बात कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार की, उनका जिक्र आ रहा है उत्तर झारखंड के खीरू महतो का, तो झारखंड से नीतीश कुमार के पास जगह नहीं है, वो अपने कैंडिडेट को नहीं पहुंचा सकते हैं, इसलिए वो बिहार से दे रहे हैं। तो यही काम तो कांग्रेस भी कर रही है कि उत्तर प्रदेश से नहीं पहुंचा पा रही है, बिहार से नहीं पहुंचा पा रहे हैं, इसलिए तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, और एक सीट अगर महाराष्ट्र में है और एक सीट तमिलनाडु में है तो वहां जा रहे हैं। तो कांग्रेस कहाँ गड़बड़ कर रही है? क्या गलती है कांग्रेस की? राजीव जी, अभी जैसे प्रेमी ने बात कही लॉजिक की, तो राज्यसभा में किसको भेजना है किसको नहीं भेजना है, ये लॉजिक आजादी के बाद से, जब से राज्यसभा का गठन हुआ है, तब से आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने इसका अनुसरण किया नहीं है। इसको एक पिछला दरवाजा, चोर दरवाजा संसद में जाने का बना के रखा, कांग्रेस ने रखा। कांग्रेस के अनुसार भारतीय जनता पार्टी और दीगर दलों ने, आप राज्यसभा की जो दलीय स्थिति है उसको अगर देखेंगे तो 245 की इस राज्यसभा में विपक्ष और सत्ता पक्ष में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। गठबंधनों की स्थिति को अगर आप देखेंगे तो इस लिहाज से
राज्यसभा में किसको भेजना है किसको नहीं भेजना है इसके गणित दूसरे हैं। लॉजिक होना चाहिए, लॉजिक था, लेकिन इस पर किसी ने अमल किया नहीं कि हर राज्य का प्रतिनिधित्व वहां हो जाए। अब सवाल ये है कि जो लोग या तो राजनीति में जनता द्वारा खारिज कर दिए गए वो राज्यसभा में भेजे जाते हैं, या वो लोग जो कि लड़ने की स्थिति में है ही नहीं, उन्हें चुनाव के दरवाजे तत्काल लौटा दिया जाएगा, इसलिए ऐसे लोगों को भेजा जाता है। हम बात सिर्फ कांग्रेस की कर रहे हैं, अभी प्रेम जी ने बात की, हम भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करते, वो भी वही कर रही है जो कांग्रेस कर रही है। हमारे मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो पिछले 20 साल से एक ना एक सदस्य कहीं आंध्र प्रदेश से आता है, कहीं कर्नाटक से आता है, कहीं महाराष्ट्र से आता है, हम उसको जानते ही नहीं, लेकिन वो आता है और 6 साल बड़े चैन से रहता है और चला जाता है, उसके बाद उसका कोई नाम लेवा नहीं रहता है। लेकिन राज्यसभा में उसकी उपस्थिति संबंधित राजनीतिक दल की एक जरूरत भी होती है और मजबूरी होती है। जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी की हम बात कर रहे हैं, हमें मुख्तार अब्बास नकवी को नहीं चाहिए था, उन्हें टिकट नहीं दिया। हमें पीयूष गोयल चाहिए थे जो सबसे नाकारा और असफल रेल मंत्री हैं इस देश के, उनको हमें चाहिए था तो उनको टिकट दिया है। निर्मला सीतारमण जो लगातार इस देश की जनता पर बोझ बढ़ाती जा रही है, महंगाई पर नियंत्रित करने के उनके पास कोई औजार नहीं है, उनको मंत्रिमंडल में रखना है, उन्हें टिकट दे दिया गया। हमारे मध्य प्रदेश में की ही बात करूं तो बेचारे ऐसे बड़े बड़े नेता, जयभान सिंह तो भैया है महाराष्ट्र के प्रभारी, आजकल लोकसभा का चुनाव हार चुके, विधानसभा का संयोग से हार गए। नंथा उनका बड़ा दावा भी था, उन्हें नहीं बनाया। अनुसूचित जाति से लाल सिंह आर्य हुआ करते थे, राष्ट्रीय नेता है इनकी भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चे के, उन्हें नहीं बनाया। कविता पाटीदार को ले आए। तो ये जो गणित है इसमें लॉजिक कहीं नहीं आता, इसमें पार्टी किसको उपकृत करना चाहती है और किसकी जरूरत वहां महसूस करती है। अभी बार बार बात हो रही है इमरान प्रतापगढ़ी की, तो आप देखेंगे कि राज्यसभा में जितने लोग जाते हैं वो सब बहुत अच्छे वक्ता हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, वो केवल हाथ उठाने के लिए जाते हैं, और वो हाथ उठाने का भी बड़ा महत्व है। अभी इस समय दलीय स्थिति में यह है कि सत्तारूढ़ दल का के नेतृत्व वाला जो गठबंधन है उसके पास 120 सीटें हैं और विपक्ष के सब लोगों के पास मिलाकर के 117 सीटें हैं, 3 सीटों का अंतर है। अगर कांग्रेसदारी से इस अंतर को पाट पाए, अपने सहयोगी दलों से बातचीत करके अच्छे लोगों को वहां भेज पाए, तो राज्यसभा तो एक बहुत बड़ा सत्तारूढ़ दल के लिए बन सकता है, लेकिन दुर्भाग्य कि नहीं बन रहा है। कुछ गलत चुनाव हो जाते हैं और वो राजनीतिक मजबूरियां उनकी रही होंगी, हमारी दृष्टि से, उपाध्याय जी की दृष्टि से, प्रेम जी की दृष्टि से गलत हो सकता है। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं ये सारे चुनाव, इसमें जातीय गणित भी देखा जाता है, इसमें वहां जो रिक्त पद है उसमें किसकी पूर्ति, किसकी जगह कौन जा रहा है ये भी देखा जाता है, और कुछ तो मजबूरियां भी होती हैं, और इन मजबूरियों के तहत गलत निर्णय भी हो जाते हैं। जैसे हुड्डा साहब की बात हुई, अजय माकन को अगर कांग्रेस नेतृत्व चाहता है कि हरियाणा से ही भेजना है तो भेजता, हुड्डा साहब कुछ नहीं कर पाते, लेकिन इस समय उन्हें वहां पे संतुलन बना के रखना है, और माकन की भी उन्हें जरूरत है, माकन को छोड़ नहीं सकते वो, क्योंकि वो उनकी भी निष्ठाएं, व्यक्तिगत निष्ठाएं हैं कहीं ना कहीं नेतृत्व में चूल्हे तक। तो इन व्यवस्थाओं के चलते जो नाम सामने आ रहे हैं, मुझे लगता है कि बेहतर नाम है, और जब ये परफॉर्मेंस करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो आम चुनाव में तो काट की हानि है, एक बार चढ़ के रह जाएगी, इसके बाद तो इनका नाम लेवा नहीं रहेगा, और अगर कुछ करके दिखाएंगे तो पूजे जाएंगे। इसमें इसलिए बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। कांग्रेस ने जिस ढंग से चुनाव अपने प्रत्याशियों को किया है उससे कोई बहुत ज्यादा अच्छा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है, ये बात अलग है। उन्होंने महिलाओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया है, अभी तक जो उनकी सूची आई है उसमें महिला कैंडिडेट कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा है। राजीव जी, सारी बातें हम कांग्रेस पे कर रहे हैं, और कांग्रेस की जो सीटें हैं उनमें एक रंजीत रंजन जो हैं उनका, वो एक महिला, 10 में से 1 महिला हैं, जबकि महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी चाहिए थी। तो कांग्रेस की सीटों की बात, यानी कि राज्यसभा चुनाव और इसमें
कांग्रेस के 10 कैंडिडेट और इन 10 कैंडिडेटों पे घमासान जो मचा हुआ है, चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन साथ साथ बीजेपी और जेडीयू, इन लोगों के बीच में अंदर खाने में जो घमासान है उसको भी हम नकार नहीं सकते हैं और चर्चा उनकी भी होनी चाहिए, क्योंकि सत्तारूढ़ दल वो भी हैं और भागीदार हैं। एनडीए की सरकार केंद्र में और उसमें भागीदार जेडीयू भी है और उसमें हम देख रहे हैं कि एक नहीं दो केंद्रीय मंत्री जो हैं अब राज्यसभा से बाहर हो रहे हैं। ये क्या आने वाले समय में एक नए घमासान को पैदा करेगा? तो बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारी बातें होंगी। आज इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूँगा। मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। अगर मीनू जी या धनंजय जी कुछ और जोड़ना चाहते हों तो प्लीज़ ओपन है, आप लोग जोड़ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें और कुछ खास रहा नहीं। अगर कुछ बोलना चाहते हैं मीनू जी, आप कुछ जोड़ना चाहती हैं तो। मीनू जी अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट है आपका, अनम्यूट करके देखिए। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। जी क्या आवाज आ रही है धनंजय जी? धनंजय यस, अब आ रही है आवाज? हेलो, हाँ जी। हाँ, तो कांग्रेस के जो सिलेक्शन की बात हो रही है उसका क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। स्वाभाविक है, अपना अपना व्यू है। लेकिन इस वक्त जो फिजा है देश की, उसमें लॉयल्टीज का बड़ा भारी एक क्राइसिस पैदा हो गया है। मतलब विचारधारा के प्रति लॉयल्टी तो रही नहीं है, अब कुर्सी के प्रति लॉयल्टी रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने इस सिलेक्शन में ये भी देखा है कि वो लोग किसी भी परिस्थिति में अपनी वफादारी निभाएंगे पार्टी से। ये नहीं है कि किसी लालच में, किसी पद के लालच में या पैसे के लालच में। मुझे नहीं लगता इनमें से कोई जाने वाला कांग्रेस को ऐसा व्यक्ति लगता है, तो शायद ये लॉयल्टी रही है। दूसरी बात एक और है कि ये जो राज्यसभा की जो डिबेट की बात है कि भाई इसमें इंटेलेक्चुअल डिबेट्स होती थी, किसी भी बिल के ऊपर लोकसभा में थोड़ी सुपरफिशियल डिबेट्स होती थी, लेकिन उसी बिल के ऊपर राज्यसभा की डिबेट को सुनने के लिए भी जो गैलरी होती है दर्शक दीर्घा, वो भी भरी रहती थी कि आज इंटेलेक्चुअल डिबेट होगी यहाँ पे। तो उसमें क्या कहते हैं, जो आज बीजेपी ने जिस तरह का माहौल बना दिया है कि बगैर किसी चर्चा के बिल पास होने लगे हैं, तो ऐसे माहौल में तो चाहे इमरान प्रतापगढ़ ही जाए या चिदम्बरम जाए, उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि किसी को भी बोलने का मौका मिलेगा नहीं। उनकी ब्रूट मेजॉरिटी है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि हमें बहुत ज्यादा इसके बारे में बहुत ज्यादा चिंतित होने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये है कि पार्टी का प्रतिनिधित्व है वहां, पार्टी अपनी जो भी कहना चाहेगी वो बात कहेगी। और तीसरी बात, एक मुख्तार अब्बास नकवी जी के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि एक तो ये कि मुस्लिम को दरकिनार कर दिया है। दूसरी बात ये भी है कि मोदी और शाह के इस युग में आप देखेंगे कि 2008 के बाद से सिस्टमैटिकली उन भाइयों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, या जिसको कहते हैं किनारे कर दिया गया है, जो उनकी लॉयल्टी या जो आडवाणी या वाजपेयी युग के नेता थे, उसमें युवा हो, बुजुर्ग हो या मिडिल एज हो, अधेड़ हो, जो भी हो। तो आई थिंक सो कि ये मुख्तार अब्बास नकवी और ये दूसरे जो हैं बिहार से हैं जो वो लोग, ये दोनों ही ये आडवाणी और वाजपेयी जी के युग का बैगेज है, उन्होंने इनको भी अल्टीमेटली इनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आई थिंक सो मेरा एक एनालिसिस है मुख्तार अब्बास नकवी को बाहर का रास्ता दिखाए जाने के पीछे। राजीव जी। जी क्योंकि सब बात हो चुकी है और ये कांग्रेस पार्टी का अपना निर्णय है। लेकिन मैं कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का निर्णय तो है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को पहले भी मैंने बोला है कि संभावनाओं के साथ हम इसलिए देखते हैं और उससे अपेक्षा, ये आलोचना है वो उससे शिकायत इसलिए है कि उससे अपेक्षा है कि देश जो गलत पटरी पे चला जा रहा है उसको वापस सही पटरी पे कांग्रेस ला सकती है। और वो राहुल गांधी ने या प्रियंका गांधी ने वो लड़ाई लड़के वो दिखाया है कि कांग्रेस को उस दिशा में लेके जाया जा सकता है। लेकिन ये जो पूरा जो राज्यसभा का जो उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया है उसमें ये दिखाई नहीं पड़ता। शिकायत ये है। अब मैं बात करूं पी चिदम्बरम साहब की, तो पी चिदम्बरम साहब के देखिए 76 ईयर्स ओल्ड है और छत्तीसगढ़ आपने आपको इतना ये दिया, छत्तीसगढ़ की बड़ी चर्चा हो रही है और ये लग रहा है कि अगली बार फिर छत्तीसगढ़ में आप आ जाइए। लेकिन छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के बीच में चिदम्बरम साहब की क्या छवि है
ये आप छत्तीसगढ़ के लोगों से पूछिए, बताएंगे। ग्रीन हंट जो है जिस तरह से शुरू किया था नक्सलाइट को खत्म करने का, और नक्सलाइट की पूरी लड़ाई किस तरीके की है, और जो सारा तमाम हुआ है वो अपने आप में सोचने वाली बात है। लेकिन दो महत्वपूर्ण पहलू पर मैं बात करना चाह रहा था कि एक तो महिलाओं को आप प्रेजेंटेशन देते, क्योंकि आप जो है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जो आपने शुरू किया था, बड़ा अच्छा था। और नीतीश कुमार, देखिए बिहार में नीतीश कुमार ने यही किया। बिहार में नीतीश कुमार ने क्या किया, सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण महिलाओं को दे दिया। पिछले दिन एक रिपोर्ट आई थी कि 1.25 करोड़ महिलाएं जो है नौकरी से निकाल दी गई, उनकी नौकरी छूट गई, लेकिन बिहार में सबसे कम महिलाओं की नौकरी गई, ज्यादा महिलाओं को नौकरी मिली। एजुकेशन में महिलाओं को प्रेजेंटेशन मिला है, ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिला है। तो आप वो करते, क्योंकि भविष्य जो है जाति पात से निकलने का एक बहुत बड़ा बढ़िया मार्ग जो है महिलाएं हैं। महिलाओं पे जब आते हैं तो धर्म जाति से बाहर निकल जाते हैं, और महिलाओं की आबादी 50%, तो इन महिलाओं की आधी आबादी को अगर प्रेजेंटेशन देते आप तो एक अच्छा मैसेज जाता। राज्यसभा में जनता नहीं चुनती है, आप चुन रहे होते हैं। दूसरा एक मैसेज जो आपको देना था कि अब तक ये माना जाता रहा है कि सोनिया गांधी के दरबार में जो बैठे लोग हैं उनको ही मौका मिलता है मलाई खाने का, तो वो भी एक तोड़ने का समय था कि सोनिया गांधी या दिल्ली दरबार में जो बैठे लोग हैं खाली वही कांग्रेस पार्टी में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, बल्कि उन लोगों को भी मौका मिलेगा जो छत्तीसगढ़ में या झारखंड में या और सुदूर प्रदेशों में, उड़ीसा में या कहीं और जो है नॉर्थ ईस्ट में काम कर रहे हैं, उनको भी लाने का काम कर रही है कांग्रेस पार्टी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी से अपेक्षा ये की जाती है कि आप लोकप्रियता की राजनीति करने के बजाय गंभीर किस्म की राजनीति कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी से अपेक्षा है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि दो बातों पे कांग्रेस को ध्यान देना चाहिए था। लोकप्रियता से हट करके काम करने वाले लोगों को लेकर के आते, और एक जो है महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देते, ताकि एक अच्छा मैसेज जाता और एक राजनीति की अलग धारा बहती। मौजूद बात यहाँ आप रख रहे हैं, और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा यहाँ बुलंद किया गया था उत्तर प्रदेश के चुनाव में। जी क्योंकि अभी एक सीट बाकी है, प्रियंका गांधी आ जाए शायद तो हाथी के पैर में सबका पैर, आपकी शिकायत पूरी हो जाएगी महिलाओं को आरक्षण की। हाथी के पैर में चलता है, शायद प्रियंका आ जाए। अमलेंदु जी कुछ बोल रहे हैं जी। हाँ, अगर प्रियंका गांधी राज्यसभा जाती है तब तो कांग्रेस जो आत्महत्या करने के लिए फांसी का फंदा अपने गले में डाल ही लेगी। प्रियंका गांधी को राज्यसभा नहीं जाना, प्रियंका गांधी को लोकसभा का चुनाव लड़के ही आना है। और प्रियंका गांधी जो है वो किसी राज्यसभा की मोहताज नहीं है। अगर प्रियंका गांधी राज्यसभा जाती है तो मुझे लगता है ये कांग्रेस का सबसे कमजोर फैसला होगा। प्रियंका गांधी किसी राज्यसभा की सदस्य की मोहताज नहीं है, वो राज्यसभा के सदस्य चुनती है। इस पर पूरी छाप प्रियंका गांधी की दिख रही है 10 लोगों के ऊपर, जो भी 10 लोग चुने गए हैं। तो प्रियंका गांधी की छाप जब 10 लोगों के चुनाव में दिखाई पड़ रही है तो प्रियंका गांधी भी अगर उस लाइन में लग जाएंगी तब तो फिर कांग्रेस का भविष्य अंधकार में है। फिर कांग्रेस भूल जाए 2050 तक सत्ता में लौटने की बातों को। प्रियंका गांधी को आना लोकसभा से ही आएंगी, लड़के ही आएंगी, जनता के बीच से ही आएंगी। जी राजीव, बिल्कुल, ये भी महत्वपूर्ण बात है कि हाँ प्रियंका गांधी को ऐसे भी लड़के ही आना चाहिए। अब क्या अंदर खाने हैं धनंजय जी और बाकी साथी जैसे कह भी रहे थे कि पार्टी के अंदर में कुछ और, पार्टी के बाहर, और प्रेम कुमार जी भी कह रहे थे कि पार्टी के बाहर जो बातें हैं वो बात हम कर सकते हैं, उस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर क्या कुछ चल रहा है वो तो पार्टी के अंदर के लोग जाने। लेकिन ये बात भी यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो, ये अगर जनता के बीच यानी लोकसभा चुनाव लड़ करके अगर सदन तक नहीं पहुंचते हैं तो फिर इनके भरोसे पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी। और यहाँ 2 सदस्य तो ऑलरेडी सांसद हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को हम देख रहे हैं। प्रियंका गांधी भी अगर सदन तक पहुंचती हैं, पार्लियामेंट तक पहुंचती हैं और वो लोकसभा चुनाव लड़के पहुंचती हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये हमारे विश्लेषकों का कहना है। खैर, इस कार्यक्रम को समाप्त करूं लेकिन उससे पहले आप लोगों ने अपने विचार प्रकट किए बहुत साफगोई के साथ। बहुत धन्यवाद देता हूं राकेश जी आपको, मीनू जी आपको, धनंजय जी आपको, प्रेम कुमार जी आपको और साथ में अमलेंदु उपाध्याय जी आपको। आप पांचों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग जुड़े इस कार्यक्रम में, आप लोगों ने हिस्सा लिया। और साथ में हमारे तमाम साथी ओम प्रकाश जी जैसे कह रहे हैं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के ताज़ा आंकड़े बता रहे हैं कि गुजरात के
गुजरात के बच्चों में सबसे अधिक खून की कमी है। जी बिल्कुल, वो उन आंकड़ों को देखा हूं मैं भी। अफरोज आलम कह रहे हैं कि सर कांग्रेस की लिस्ट में एक भी ओबीसी कैंडिडेट नहीं है, रंजीत रंजन को छोड़कर एक भी ऐसा कैंडिडेट नहीं जो जनता के बीच रहता हो। संजय के लिख रहे हैं कि दैट स्लोगन इज टोटली फेल्ड इन यूपी एंड आईएनसी नीड टू रिवाइव इट्स स्लोगन टू टैकल द जुमला आइडियोलॉजी स्ट्रेटजीज। बिल्कुल बात कह रहे हैं, जिस स्लोगन की बात कर रहे हैं वो लड़की हूं लड़ सकती हूं की बात कर रहे हैं संजय जी। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। सीमा खातून भी हमारे साथ बनी हुई है, राम नारायण मेघवाल जी हमारे साथ बने हुए हैं जो कह रहे हैं प्रियंका गांधी ही डुबाएंगी कांग्रेस को, लिख रहे हैं। और ऐसे ही और भी साथी हैं, मोहम्मद शरीफ हैं जो कह रहे हैं कि इनके झूठ के झूठ भी शर्मा जाता है, हर चुनावी भाषण जनता को भरमा जाता है, कमाल की अदा आती है इन झूठे नेताओं को, जहां नदी ना हो वहां भी इन नेताओं द्वारा पुल बनाने का मुद्दा गरमा जाता है। बहुत खूब लिखा आपने। हाँ, और हरोल्ड अलमेदा नमस्कार कह रहे हैं। और जावेद इकबाल खान लिख रहे हैं हर पार्टी के अपने फैसले हैं, इसको ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने अपने वफादार लोगों को राज्यसभा भेजा है, देश को खुशहाली और तरक्की के लिए कांग्रेस का सत्ता में आना बहुत जरूरी है। ये जावेद इकबाल खान जी लिख रहे हैं, बिल्कुल सही आप लिख रहे हैं। सीमा खातून बनी हुई हमारे साथ, अफरोज बने हुए हैं। ओम प्रकाश तिवारी लिख रहे हैं कि कोरोना काल में जनता और विपक्षी मंत्रियों तक की मदद करने वाले युवा कांग्रेस नेता श्रीनिवास वीवी, बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप। सुप्रिया श्रीनेत, अलका लांबा, कन्हैया कुमार, रंजीता रंजन को राज्यसभा भेजना चाहिए, बिल्कुल सही बात आप लिख रहे हैं। और इससे एक माहौल बनता, अच्छा माहौल बनता, बिल्कुल सही, बिल्कुल ही महत्वपूर्ण बात आप यहाँ लिख रहे हैं। और रहीसुद्दीन सैफी लिख रहे हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो दोस्तों इस कार्यक्रम को अब समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। कल शाम 7 बजे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप सबसे नमस्कार कहता हूं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।